प्रोबेबिलिटी थियरी में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसको मोटिवेट करने के लिए हम इस तरह से देखते हैं। हमने पहले क्लासों में देखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब भी कोई एक इवेंट बी घटता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके, वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम दूसरा कोई इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी का अनुमान है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी is actually equal to the unconditional probability of A। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि इवेंट बी घट चुका है, उसका ए के घटने के प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ए बी मतलब बी के घटना और ए का घटना एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्या ऐसे हो भी सकता है? एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। तो हम एक फेयर पासे की उछाल की बात करते हैं, टॉस ऑफ फेयर डाई। फेयर डाई का मतलब है जो 6 आउटकम्स है। कौन से 6 आउटकम्स है? ओमेगा में 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 और 6। ये फेयर डाई का मतलब है ये सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज मतलब एक समान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 इज एग्जैक्टली सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 एंड सो ऑन। तो हर एक परिणाम की प्रोबेबिलिटी है 1/6, राइट। इसमें से मान लीजिए हम ये 3 इवेंट्स को के ऊपर हम विचार करते हैं। A is the event 1 2 3, B is the event 2 4 5 and C is the event 2 3 4 5। चूंकि ये इक्वली लाइकली सिचुएशन है, मतलब थोड़ी क्विक समरी या क्विक रिकैप, इवेंट ए कब घटता है? जब हम पासा उछालते हैं और उसका अनुमान अगर 1 या 2 या 3 है तो हम बोलते हैं कि इवेंट ए हैज अकर्ड। अगर परिणाम 2 आया है तो इवेंट ए भी अकर्ड है, बी भी घटा है, क्योंकि परिणाम 2 बी में भी है और सी में भी है, तो सी भी घट चुका है। लेकिन अगर परिणाम है 3 तो इन 3 इवेंट्स में से ए घटा है और सी घटा है लेकिन बी नहीं। और सिमिलरली अगर परिणाम है 6 तो ना ही ए ना ही बी ना ही सी घटा है, क्योंकि 6 इन तीनों इवेंट्स में से कोई में भी मौजूद नहीं है। और चूंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, फेयर डाई है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस इवेंट में कितने परिणाम है डिवाइडेड बाय 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 3/6, which is half. Probability of B is also half, and probability of C is 4/6, which is 2/3। ठीक है। अब हम अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन C, ये कैसे निकालेंगे? हम अगर डेफिनेशन यूज करेंगे तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A एंड C डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C? तो व्हाट इज A इंटरसेक्शन C? A इवेंट है जिसमें परिणाम है 1 2 3, C में है 2 3 4 और 5। तो
ए इंटरसेक्शन सी में दो परिणाम है, 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 2/6, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी में है दो परिणाम। प्रोबेबिलिटी सी तो हमें पता ही है 2/3, तो ये 2/6 डिवाइडेड बाय 2/3 का आसान रूप से अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आता है हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पूर्व प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, वही है, चेंज ही नहीं हुआ है। तो सी के घटने से ए के प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देख लेंगे कि हम इसको बोलेंगे ए और सी इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाकी भी देखते हैं, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, तो उसी तरह से हम देख लेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में दो परिणाम है, 2 और 4, तो प्रोबेबिलिटी उसकी है 2/6। वही कैलकुलेशन आ गई, इसका जवाब भी 1/2 है। तो फिर से प्रोबेबिलिटी बी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी एक ही है, नेमली 1/2। तो बी और सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फिर एक बार देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए में है 1 2 3, बी में है 2 4 5, सो ए की परिणाम कॉमन है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द नंबर ऑफ elements in that event, number of outcomes in that event divided by total number of outcomes। तो हम सिर्फ उस इवेंट में कितने परिणाम है वो गिन रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक परिणाम है, सो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2, सो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 1/3, okay, which is not equal to the conditional which is not equal to probability of A। तो which is not equal to probability of A, this is equal to probability of A, and this is equal to the conditional probability of B given C is equal to the unconditional probability of B. Conditional probability of A given C is equal to unconditional probability of A, but the conditional probability of A given B is not equal to the unconditional probability of A। तो हम कहेंगे कि A and B independent, A and C are independent, B and C are also independent, but A and B are not independent। Suppose conditional probability of A given B is equal to the unconditional probability of A। हमने बेस थ्योरम में देखा था कि हम ये ए और बी को पलट भी सकते हैं, उनका रोल्स पलट सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या रिलेशनशिप है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी और ए भी इंडिपेंडेंट है क्या, तो हम इस तरह से उसको देख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो ये प्रूफ मैं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूं। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डेफिनेशन यूज करके हमें मिलता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन divided by probability of B, this equal to P of A।
and therefore probability of A intersection B is P of A times P of B. लेकिन अगर P of A 0 नहीं है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B probability divided by P of A will be P of B. लेकिन P of A intersection B divided by P of A is simply P of conditional probability of P given A. So हमें ये इक्वालिटी मिल जाती है. So this is indeed correct. So अगर conditional probability of A given B is equal to unconditional probability of A, then conditional probability of B given A will also be equal to conditional probability of B. और ये सही है क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो है probability of the intersection is equal to the product of the probabilities. ध्यान में रहे कि ये रूल हमेशा साध्य नहीं होता है, हमेशा से ये करेक्ट नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल केस में करेक्ट होता है. और जब ये इक्वालिटी सही है तब हम बोलेंगे कि इवेंट्स ए और बी एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है. सो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं. एक रिमार्क मैं करना चाहूंगा उससे पहले, ये जो मैंने थोड़ा सा प्रूफ और एक स्टेटमेंट लिखा था उसमें दोनों में हम एक बार डिवाइड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, एक बार डिवाइड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से. तो उसका मतलब है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स जीरो नहीं है क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन ये जो लाल बॉक्स में जो स्टेटमेंट लिखा है उसके वो तो स्टेटमेंट हमेशा मायने रखेगा, सही है कि नहीं वो तो पता नहीं, मायने तो रखेगा क्योंकि हम इसमें कुछ डिवीजन नहीं कर रहे. तो so we have a following definition. Two events A and B are independent if the probability of the intersection equals the product P of A times P of B. दो घटनाएं A और B स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र है जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के को एक दूसरे से गुना के मल्टीप्लाई करके पाई जाती है. Here is a example. It's actually a non-example. Suppose A and B are mutually exclusive. तो उसका मतलब क्या है? A intersection B is the empty set and therefore probability of A intersection B is 0. तो जनरल तौर पे जब A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा. सो इफ P of A and P of B are greater than 0, then A and B cannot be independent. मतलब दोनों जब mutually exclusive है events, when the events are mutually exclusive and when P of A and P of B are positive, then they cannot be independent. तो ये जो मैंने एग्जाम्पल इस कारण लिखा है क्योंकि
इससे पता चलता है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। अगर हम यही एग्जांपल देख लें, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अगर ए इवेंट घटा है तो हमें पता है कि बी इवेंट नहीं घट सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो ए के घटने के कारण हमें बी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। क्या जानकारी प्राप्त हुई है? निगेटिव जानकारी है, लेकिन वो जानकारी है कि बी इवेंट कभी भी नहीं हो सकता अगर ए इवेंट घटा है। सिमिलरली अगर हमें पता है कि बी इवेंट घटा है तो ए इवेंट नहीं घट सकता। तो मतलब एक इवेंट के घटने से दूसरे इवेंट के बारे में जब भी हमें जानकारी प्राप्त होती है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और जैसे कि पहले वाले एग्जांपल्स में था, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जैसे कि अगर इवेंट्स ए और सी इंडिपेंडेंट है, तो ये जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि सी इवेंट घटा है, तो उसका उस हमार उस वो जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ए के घटने के ऊपर कोई विशेष प्रकाश नहीं डालती है। जो इंफॉर्मेशन है वो ए के घटने के लिए कोई डायरेक्ट मायने नहीं रखती है। तो काफी न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, लेकिन ये जो एग्जांपल है उससे ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिपेंडेंस का वो समझने में आसानी होगी। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच शुरू होने वाली है, और आज क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होने वाली है। तो हमें इंटरेस्ट है इवेंट ए में, जो है कि इंडिया वो टेस्ट मैच जीतेगी। और दूसरा एक इवेंट है बी कि आज दिल्ली में बारिश होगी। सपोज मैं एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट दोहराने के लिए, कि आज दिल्ली में बारिश हो या ना हो, उसका 15 दिन के बाद शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और वो भी जो मैच दिल्ली में नहीं होने वाला है, वो कहीं और इंग्लैंड में होने वाला है। तो ये दो इवेंट्स काफी स्पष्ट रूप से हम मान सकते हैं स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, इसी के कारण है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूं, आप देख लीजिए। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट्स ए और बी स्वतंत्र है, then A complement and B are also independent. Similarly, A और B complement भी इंडिपेंडेंट होंगे और A complement और B complement भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये एक्सरसाइज डायरेक्ट डेफिनेशन से आप और थोड़े प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज यूज करके आप देख सकते हैं। कभी कभी ये जो इंडिपेंडेंस की कंसेप्ट है वो यूज करके हम प्रोबेबिलिटीज पता कर सकते हैं। जैसे कि 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन है तो एक किसी भी एक टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 1/2। तो हमें पता करना है एच की प्रोबेबिलिटी, पहले टॉस में एच, दूसरे टॉस में एच। ये शॉर्ट फॉर्म होता है एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इन द फर्स्ट टॉस एंड एच इन द सेकंड टॉस। लेकिन हमारे दिमाग हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हम पहचान सकते हैं, हम वी कैन रियलाइज जो पहले टॉस में जो परिणाम है वो दूसरे टॉस के लिए उसका कोई मायने है ही नहीं। तो H1 एंड H2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और
ये हमें दिया नहीं गया, लेकिन हम जो अनुभव, हमारा जो अनुभव है रोज के जिंदगी में, जो अनुभव है कि एक जो टॉस हुआ है और 2 मिनट के बाद दूसरा जो टॉस करेंगे, एक दूसरे में कोई संबंध है नहीं। ये फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी of H1 times probability of H2, which is half times half, which is 1/4. So इंडिपेंडेंस को हम इस तरह से भी यूज करते हैं। हमने 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं देखा है। जैसे ही हम 2 से ज्यादा इवेंट्स की तरफ जाते हैं तो हमारा here is a definition. Events A1, A2, AN are mutually independent if the following happens. If for every k between 2 and n, you look at any k-fold subcollection. So probability of the intersection of AI1 with AI2 and so on up to AIK is equal to the product of the probabilities AI1 probability times probability AI2 times probability AIK. For every subset I1, I2 dot IK of indices 1, 2 dot n. सो ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रहा है। ये इंडाइसेस कहाँ से आ गए, इसको समझने के लिए हम स्पेशल केस देखते हैं n इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 इवेंट्स है A1, A2, A3। ये 3 इवेंट्स कब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो हम हर k को देख लेंगे। k कहाँ, कौन से k 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए और n या n से कम होना चाहिए। मतलब k इक्वल टू 2 क्या होता है, तो हम इंडाइसेस क्या है 1, 2, 3 सेट है, उसके सब सबसेट को देख ले जिसमें 2 इंडाइसेस है। ऐसे कितने सेट है, 3 चूज 2 सेट्स है, 3 सेट्स है। उसमें एक में आएगा 1 और 2, एक में आएगा 1 और 3 और तीसरे में आएगा 2 और 3। सो हर एक के लिए हमारे लिए प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, probability of the intersection A1 and A2 is P of A1 times P of A2. P of A1 intersection A3 is P of A1 times P of A3 और P of A2 intersection A3 is P of A2 times P of A3। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है कि एवरी सबसेट I1, I2, IK ऑफ इंडाइसेस, इसमें हम देख ले कि हम सभी, अब k इक्वल टू के 2 के लिए हम सभी पेयर्स ले A1, A2, A3 में से। कितने पेयर्स है, एक पेयर है A1, A2, एक पेयर है A1, A3, एक पेयर है A1, A2, A3। इसके अलावा कोई पेयर है नहीं। कितने पेयर्स रहेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को चूज करना है, तो नंबर ऑफ पेयर्स इज 3 चूज 2 विच इज 3। लेकिन हमारा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने k इक्वल टू 2 तो देख लिया है, लेकिन हमें n तक जाना है, k इक्वल टू 3 तक जाना है।
सो k इक्वल टू 3 में क्या होगा, हम तीनों को चूज करना है, तो हमारे पास 3 सेट्स है, तीनों को चूज करते हैं। सो P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज द प्रोडक्ट P ऑफ A1 टाइम्स P ऑफ A2 टाइम्स P ऑफ A3।